Good morning students. How are you all? Students, today I am going to deal with Article 16 of the Constitution. आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मूल अधिकार स्टार्ट किए थे। आप आर्टिकल 12, 13, 14, 15 वहां से देख सकते हैं। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी इन विच सेक्टर राइट टू इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जितने भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें जो है वो इक्वलिटी होगी, समानता होगी, सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी को समान रूप से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। फर्स्ट क्लॉज सेज दैट देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सिटीजन्स। ये जो आर्टिकल है ये भी सिटीजन्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 भी सिटीजन्स के बारे में बात कर रहा था कि भारतीय नागरिकों को समानता मिलेगी। किस चीज़ की समानता मिलेगी? उनको समानता अपॉर्चुनिटी जो मौका है वो मिलेगा किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं, उनमें सबको समान रूप से रिप्रेजेंटेशन, समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो किसी भी पोस्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। कि ये जो क्लॉज है इसमें कितने वर्ड्स हैं? आर्टिकल 15 में हमने देखा था 5 वर्ड्स थे और आर्टिकल 16 में 2 एक्स्ट्रा वर्ड हैं। एंड व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा 2 वर्ड्स? First one is descent, first word is descent and another is residence. These are the 2 extra words. आर्टिकल 15 के तहत हमने देखा था कि रिलीजन भी था, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली दीज वर्ड्स वर देयर, बट रेजिडेंस और डिसेंट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो क्लॉज 2 है और ये किसमें डिस्क्रिमिनेशन को मनाही, प्रोहिबिशन करता है? एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में। एनी ऑफिस अंडर स्टेट, कोई भी स्टेट के अंडर में कोई ऑफिसर है तो उसके एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भारतीय नागरिकों के बीच। थर्ड क्लॉज सेज दैट रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस, कि ये क्लॉज जो है दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस क्लॉज। ये अपवाद है थर्ड क्लॉज इस क्लॉज का, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो ऐसी कंडीशन, रेजिडेंशियल वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं। रेजिडेंशियल वाली जो कंडीशन है ये पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई पोस्ट होती हैं जिनको केवल उसी स्टेट के पर्सन्स जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं, वो उसको फिल कर सकते हैं। कोई और स्टेट को ये लोग कंपटीशन के लिए जो फॉर्म फिल होते हैं तो अलाउ नहीं करते हैं। तो ये जो थर्ड क्लॉज है ये एक्सेप्शन है इस क्लॉज के, सेकेंड क्लॉज के लिए। Next one, fourth clause, what it says reservation in appointment and employment BC not adequately represented in services under the state। कि अगर बैकवर्ड क्लासेस जो है, बैकवर्ड क्लासेस को अगर रिजर्वेशन जो दिया जाएगा, किस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा? अगर वो लोग एडुकेटली रिप्रेजेंटेटिव, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, अगर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन उनका किसी भी फील्ड में नहीं हुआ है तो वो जो पोस्ट होंगी उनको जो फिल किया जाएगा वो एडुकेटली अगर रिप्रेजेंटेटेड नहीं है तो उनको हम यहाँ पर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसी सर्विसेज में जो स्टेट के अंडर में है उनमें बैकवर्ड क्लासेस का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज 4A एंड 4B। ये 2 अमेंडमेंट हुए थे संविधान में इस आर्टिकल 16 में, जिनको 4A और 4B को जोड़ा गया और ये इंदिरा साहनी के केस के बाद से ही, उसके बाद ही इनको जोड़ा गया था 1995 के बाद, कि प्रमोशन इन टू ST एंड SC, कि प्रमोशंस में क्या रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अराइज हुआ था कि प्रमोशन में भी क्या रिजर्वेशन होगा? तो ST SC जो कैटेगरी है उनको यस, प्रमोशन में भी इनको यहाँ रिजर्वेशन दिया गया 4A में। और 1995 में 77th अमेंडमेंट करके
इस रिजर्वेशन को किया गया प्रमोशन में क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन रख सकती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज 4B and it says the unfilled vacancies will be filled in the next year, कि ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो एक साल में फिल नहीं हो पाती हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर में जोड़ दिया जाएगा, और वो एडिशनल वैकेंसीज होंगी जो नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी निकली हैं उनके अलावा वो उन वैकेंसीज पर भी उन पोस्ट को भरा जाएगा। पहले ये होता था कि ये जो वैकेंसीज जो लास्ट ईयर की होती थी अगर वो नहीं फिल हो पाती थी तो उनको कैंसिल कर दिया जाता था, बट अब नेक्स्ट ईयर भी उन वैकेंसीज को जो फिल नहीं हुई हैं उनको फिल किया जाएगा। एंड ये जो 4B है इसको जोड़ा गया था 81st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2000 में 81st अमेंडमेंट से इस 4B क्लॉज को जोड़ा गया था। एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्लॉज, व्हाट इट सेज दैट रिलीजियस पोस्ट कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड, कि अगर कोई ऐसी पोस्ट है जिस पर जो रिलीजियस पोस्ट है जिस पर वही पर्सन सुटेबल है जो उस रिलीजन का है, लाइक अगर कोई मंदिर में पुजारी है तो हम काजी को तो मंदिर में नहीं नियुक्त कर सकते हैं, पुजारी ही रहेगा, तो ऐसी पोस्ट के लिए भी एक्सेप्शन है, ऐसी पोस्ट के लिए भी इस क्लॉज 5 में एक्सेप्शन इन्होंने दिया है कि ऐसी पोस्ट के लिए भी हम कंडीशन, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन लगा सकती है जो रिलीजियस पोस्ट है। नेक्स्ट इज 6th clause, what it says that EWS कैटेगरी सेम, जैसे आर्टिकल 15 में भी उसका 6th clause यही कह रहा था कि EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होगा, सेम इसी तरीके से EWS कैटेगरी को यहाँ भी रिजर्वेशन दिया गया, और वही 10% जो रिजर्वेशन है उसी की बात की गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में पोस्ट में उनको रिजर्वेशन मिलेगा जो EWS है। और EWS कैटेगरी क्या होती है ये मैं आर्टिकल 15 में आपको एक्सप्लेन किया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो उससे आपको EWS कैटेगरी का क्या क्राइटेरिया है आपको पता लग जाएगा। These two cases are very important regarding this Article 60. First one is नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो नागराज का केस था उसमें इन दोनों, ये जो दोनों अमेंडमेंट हुए थे इनकी वैलिडिटी पर चैलेंज के लिए क्वेश्चन उठा था कि प्रमोशन में जो भी रिजर्वेशन दिया गया और उसको कि वो वैलिड है या नहीं है, तो ये जो दोनों संशोधन किए थे इन दोनों संशोधनों को वैलिड माना, इनको लीगल मानते हुए इस नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड हुआ कि यस कि ST SC कैटेगरी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। और सेकंड केस इज जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये ST SC के कैटेगरी के लिए ही है कि इनके लिए जो भी है उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है, जो लॉ उसमें दे दिया गया है इंदिरा साहनी के केस में, और जो भी उसी के बेसिस पे या फिर जो कैटेगरी बनाई है सरकार ने उसी के बेसिस पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये केसेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल 16 से रिलेटेड। और ये जो 6 क्लॉजेज है दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4A और 4B अक्सर एग्जाम्स में 4A और 4B दोनों से ही क्वेश्चन होता है कि ये कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया 4A और 4B कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और इवन EWS कैटेगरी जो है वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। जो क्लॉज 6 पे ऑलरेडी संविधान जब बना था तो ये वाली कैटेगरी नहीं थी, ये क्लॉज 6 वाली EWS वाली, ये 2019 में 103 जो अमेंडमेंट किया था संविधान में ये उसके द्वारा जोड़ा गया था। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस भी इस समय JLO के लिए और RDS के लिए चल रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।